Hey everyone, this is Simran and welcome back to your own YouTube channel इग्नू ये पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे थे इंटरनेशनल बैंकिंग और आज हम बात करेंगे स्विफ्ट और चिप्स के बारे में। अब पहले यहाँ पे क्लियर कर दूँ, चिप्स का मतलब यहाँ पर आपके लेस के चिप्स नहीं है, ठीक है। बात करेंगे इंटरनेशनल बैंकिंग से रिलेटेड जो भी हमारे स्विफ्ट और चिप्स होते हैं उनके बारे में, जो हमारे पेमेंट सिस्टम होते हैं, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये पर्टिकुलर टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। ऑलरेडी हम यूनिट 2 को कवर कर चुके हैं, तो अगर आप में से किसी ने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। तो जैसा कि आप लोग को पता है, इग्नू ने अपनी टेंटेटिव डेट शीट रिलीज ऑलरेडी कर दी है, तो अगर आप में से किसी ने अभी तक नहीं चेक किया है उसको जरूर चेक कर लीजिएगा। और मैंने आपको टेलीग्राम पे ऑलरेडी ये डेट शीट शेयर कर दी है, ठीक है। तो बिल्कुल देख लीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडीज को अब प्लान आउट कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस हुए, क्योंकि टेंटेटिव डेट शीट है। टेंटेटिव का मतलब ही होता है सब्जेक्ट टू चेंज, लेकिन देखते हैं कितना चेंज होता है कितना नहीं। लेकिन मुझे जितना लगता है कि बहुत ही कम चांसेस हैं कि कोई चेंजेस होंगे, ठीक है। तो कोशिश करिए कि अपनी स्टडीज को इस डेट के अकॉर्डिंग या प्लान आउट कर लीजिए, ओके। तो चलिए बिना किसी देर के हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमने अपने पिछले सेशन में डिस्कस किया था नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो अकाउंट के बारे में। आई होप आपने वो सेशन देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो बिल्कुल देख लीजिए क्योंकि ये पर्टिकुलर टॉपिक आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स को ये समझ में भी नहीं आता है और अगर समझ में आ जाता है तो वो इनकी डेफिनेशंस को इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान दीजिएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। आज हम डिस्कस कर लेते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस, क्योंकि पेपर में आपके कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स भी पूछ सकता है और साथ में डिफरेंस भी पूछ सकता है। और आपके जो प्रीवियस पेपर हैं उसमें नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट के बीच में डिफरेंस पूछा गया है, हालांकि बुक में नहीं दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ऐड कर लिया है ताकि अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप इजिली लिख सकें, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या कह रहा है, इट इज द अकाउंट विच इज मेंटेन्ड बाय डोमेस्टिक बैंक विद द फॉरेन बैंक इन द फॉरेन करेंसी। और वॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, इट इज द अकाउंट हेल्ड बाय फॉरेन बैंक इन होम करेंसी ऑफ दैट बैंक। तो यहाँ पर एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि नॉस्ट्रो अकाउंट और वॉस्ट्रो अकाउंट बेसिकली हमारे होते क्या हैं, तब आपको ये जो डेफिनेशन है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। देखिए, जब हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं कि इंडिया है और यहाँ पर यूएसए, ठीक। इंडिया का कोई एक बैंक मान लेते हैं, लेट्स से एसबीआई है, और यहाँ पर यूएसए का कोई बैंक लेट्स से सिटी बैंक है, ठीक है। जब इंडिया का बैंक डेट इज एसबीआई अकाउंट खोलता है यूएसए के किसी बैंक में डेट इज सिटी बैंक, किसकी करेंसी में, यूएसए की ही करेंसी में, तो ये इंडिया के लिए क्या कहलाएगा, नॉस्ट्रो अकाउंट कहलाएगा। मैंने बताया था ना नॉस्ट्रो क्या मतलब होता है, मतलब हमारा अकाउंट आपके पास है ना। जो पिक्चर आई थी मैंने आपको बताया था, ये निमोनिक याद रख सकते हो, हमारा दिल आपके पास है, तो इसको इस तरीके से याद रख लो कि हमारा अकाउंट आपके पास है। तो जब कोई बैंक दूसरी कंट्री में, कोई फॉरेन कंट्री में अकाउंट रखता है अपना, वो भी उन्हीं की ही करेंसी में, तो उसे हम नॉस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। अब देखो इस डेफिनेशन को पढ़िए, इट इज द अकाउंट विच इज मेंटेन्ड बाय डोमेस्टिक बैंक विद द फॉरेन बैंक इन द फॉरेन करेंसी। तो ये फॉरेन बैंक हो गया, फॉरेन करेंसी हो गई, और ये हो गया हमारा डोमेस्टिक बैंक। तो ये नॉस्ट्रो अकाउंट किसके लिए कहलाएगा, इंडिया के लिए कहलाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं वॉस्ट्रो अकाउंट की। तो सेम ही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंसिडर करते हैं इंडिया का बैंक है एसबीआई, और यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि यूएसए का बैंक है आपका सिटी बैंक, ठीक। अब वॉस्ट्रो अकाउंट में क्या होता है, जब यूएसए का बैंक इंडिया के किसी बैंक में अपना करंट अकाउंट ओपन करता है, और किस करेंसी में, इंडियन करेंसी में, तो ये क्या कहलाएगा, वॉस्ट्रो अकाउंट किसके लिए कहलाएगा, इंडिया के लिए ये वॉस्ट्रो अकाउंट कहलाएगा। मतलब आपका अकाउंट हमारे पास है ना। मैंने आपको क्या बताया था, वॉस्ट्रो को हम क्या कहते हैं, वॉस्ट्रो अकाउंट को योर से डिनोट करते हैं, मतलब तुम्हारा अकाउंट हमारे पास है, ठीक है। तो जब यूएसए का कोई बैंक
इंडिया किसी बैंक के अंदर इंडियन करेंसी में अपना करंट अकाउंट ओपन करेगा तो वो क्या कहलाएगा, वॉस्ट्रो अकाउंट कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज मैं ये क्लियर कर दूं कि मैंने यहाँ पे इंडिया और यूएसए का एग्जाम्पल लिया है, तो आप कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट सिर्फ इंडिया यूएसए तक ही लिमिटेड रहेगा। ठीक है, ये सिर्फ मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर ऐसा एग्जाम्पल कोट किया है। ठीक, ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में स्विट्जरलैंड का भी एग्जाम्पल लिया था और एसबीआई का भी एग्जाम्पल लिया था, तो आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नॉस्ट्रो इज द लैटिन वर्ड विच मीन्स अर्स दैट इज अर अकाउंट विथ यू, और वॉस्ट्रो क्या होता है, योर्स दैट इज योर अकाउंट विथ अस। अब आई होप आपको ये लाइनें अब क्लियर हो गई होंगी, और पेपर में अगर नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट पूछता है तो प्लीज ये लाइन को लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक तरीके से कह सकते हैं इसकी एसेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ठीक है, और लैटिन वर्ड जरूर मेंशन करना। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पर एग्जाम्पल ही दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, डोमेस्टिक बैंक एसबीआई ओपन्स द अकाउंट विद बैंक ऑफ अमेरिका इन यूएस डॉलर्स, सो फॉर एसबीआई इट इज नॉस्ट्रो अकाउंट मेंटेन विद बैंक ऑफ अमेरिका। तो अभी मैंने आपको नॉस्ट्रो अकाउंट का एग्जाम्पल बताया था, वही चीज यहाँ पर लिखी। अब देखो यहाँ पर बैंक ऑफ अमेरिका लिया है। ठीक है, तो आप कोई भी बैंक ले सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल ऐसा लीजिएगा जो कि रिलेटेबल हो। अब जो सिटी बैंक है आपका यूएसए बेस्ड ही बैंक है। ठीक है, तो उस हिसाब से ही एग्जाम्पल्स को कोट करिएगा, ऐसा ना करिएगा कि बैंक यूएसए का है लेकिन लिख रहे हैं आप स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ऐसा ही मत करना। ओके, और में क्या बोल रहा है, फॉर बैंक ऑफ अमेरिका इट इज द वॉस्ट्रो अकाउंट मेंटेन्ड बाय एसबीआई। ठीक है, तो आई होप आपको नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट के बीच में डिफरेंस अब क्लियर होगा। अब चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा चिप्स एंड स्विफ्ट। तो सबसे पहले बात करेंगे क्लियरिंग हाउस इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम, जिसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है, चिप्स कहा जाता है। ठीक है, तो क्लियरिंग हाउस इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम बेसिकली हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है, जो कि इंटरनेशनल बैंकिंग में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बैंक्स इस चैनल के थ्रू, इस पेमेंट सिस्टम के थ्रू क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, so clearing house interbank payment system is an electronic payment system. It came into existence in the year 1971 and is owned by 12 private commercial banks constituting the New York Clearing House Association. CHIPS have been grown as the world's largest foreign exchange payment system, supporting across the globe for conducting the international ट्रेड। तो चिप्स बेसिकली हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है, जिसके थ्रू जितने भी हमारे इंटरनेशनल बैंक्स हैं वो अपने ट्रांजैक्शंस को यहाँ पर परफॉर्म करते हैं और उन्हें सेटल करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने वाली ये है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म किया जाता है या उनका सेटलमेंट किया जाता है वो डॉलर्स में ही किया जाता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर पेमेंट सिस्टम यूएसए ने एस्टैब्लिश किया था ताकि जितने भी बड़े ट्रांजैक्शंस हैं उनको इजीली परफॉर्म किया जा सके। क्योंकि जब ट्रांजैक्शन बड़े होते हैं तो डिफरेंट बैंक्स को इन्वॉल्व होना पड़ता है, जिसकी वजह से टाइम बहुत ज्यादा लगता था, इसलिए इस पर्टिकुलर पेमेंट सिस्टम को पिक्चर में लाया गया। ठीक, तो यूएसए ही सारी चीजों को यहाँ पर देखता है, एनालाइज करता है, तो इसीलिए डॉलर्स के थ्रू ही सारे ट्रांजैक्शन को किया जाता है, साथ ही उनका सेटलमेंट किया जाता है। ठीक है, so chips can be thought of as a sort of international bankers play money during the day. All international banks making dollar payment, देखिए यहाँ पे लिखा है dollar payments to one another pass this chips money to one another in lieu of real money. At the end of the day, the game master totals of everybody's chips money to see the net amount that is owned by who and to whom. Thereafter, the real money, that is federal funds, is transferred in that account. अब देखिए यहाँ पर एग्जैक्टली होता क्या है, जितने भी इंटरनेशनल बैंक्स हैं वो डॉलर्स में पेमेंट करते हैं और उसी में सेटल करते हैं, मैंने आपको बताया। ठीक, तो जितने भी इंटरनेशनल बैंक्स हमारे डॉलर में जब पेमेंट करते हैं तो एक दूसरे को जब पेमेंट करते हैं तो वो चिप्स मनी के थ्रू करते हैं, ना कि रियल मनी के थ्रू। ठीक है, फिर एट द एंड ऑफ द डे जब सारे ट्रांजैक्शंस को मिलाया जाता है और देखा जाता है कि किसका चिप्स मनी कितना हुआ, ठीक है, जैसे अगर 5 बैंक का ग्रुप है, ठीक है, और सब में ही चिप्स मनी को ट्रांसफर किया गया है, तो लास्ट में देखा जाता है कि किसके पास कितना पैसा आया है और कितना पैसा
गया है और कौन इसको ओन करता है। जब ये चीजें आइडेंटिफाई हो जाती हैं तो लास्ट में जो रियल मनी है, जो एक्चुअल फंड्स हैं, उन्हें रेस्पेक्टिव अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन पूरे दिन जितने भी ट्रांजैक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं वो चिप्स मनी के थ्रू ही परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है, रियल मनी के थ्रू नहीं करे जाते। रियल मनी कब मिलता है? जब लास्ट में सारे ट्रांजैक्शंस को देख लिया जाता है, वेरीफाई कर लिया जाता है और पता चल जाता है कि किस बैंक के पास पर्टिकुलर कितने ट्रांजैक्शंस हुए हैं, कौन इसको ओन कर रहा है, और उसके बाद ही रियल मनी या रियल फंड को ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। सो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब डिस्कस कर लेते हैं कि चिप्स किस तरीके से काम करता है, इसकी वर्किंग को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर मैंने आपको एक डायग्राम या फिर आप कह सकते हैं फ्लो चार्ट, जो भी आप इसको कंसिडर करना चाहिए, दिया है, ये आपकी ऑलरेडी स्टडी मटेरियल में मेंशन्ड है, ठीक है। तो अगर आपके पेपर में चिप्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं या चिप्स के बारे में पूछा जाता है तो ये पर्टिकुलर चीज आपको बनाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसकी वर्किंग को जब तक नहीं दिखाएंगे तब तक चिप्स का जो प्रोसेस है वो क्लियर नहीं होगा। एक सिर्फ लिख देना और इसको प्रॉपरली प्रेजेंट करना, दोनों में ही काफी ज्यादा फर्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको साथ के साथ एक्सप्लेन भी करती चलूंगी और इस डायग्राम के थ्रू समझाती भी चलूंगी कि इस तरीके से आपका चिप्स परफॉर्म करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली एग्जाम्पल ये लिया है कि आपका एक इटालियन बिजनेसमैन है जिसको ब्राजीलियन कॉफी एक्सपोर्टर को यूएस डॉलर में पेमेंट प्रोवाइड करनी है, ठीक है। कौन है? इटालियन बिजनेसमैन है और पेमेंट किसे प्रोवाइड करनी है? ब्राजीलियन कॉफी एक्सपोर्टर को। किसमें? यूएस डॉलर्स में। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो चिप्स है उसके अंदर जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो यूएस डॉलर्स में ही होते हैं, ठीक है, इतनी बात। तो आप मुझे बताइए कि अगर आपको किसी को पेमेंट करनी होती है तो आप कहाँ जाते हैं? ऑब्वियस सी बात है, बैंक जाते हैं, राइट। अब प्लीज ये मत कहना मैम हम कहीं जाते ही नहीं है, आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, आप कैसी बात कर रही हैं, हम तो यूपीआई कर लेते, फोन पे, गूगल पे, इतने तो जरिए हैं। अरे मुझे पता है सब बहुत ज्यादा स्मार्ट है, सब बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, सब ऑनलाइन यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं ट्रेडिशनल वे की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो जैसे हम जाते हैं पेमेंट के लिए या फिर और अपने पैसे को निकालने, सिमिलरली जो इटालियन बिजनेसमैन है वो भी क्या करता है? अपने लोकल बैंक की तरफ अप्रोच करता है और इसका लोकल बैंक कौन सा है? क्रेडिटियो इटालियानो। देखो नाम भी इसका वैसा ही है। तो इटालियन बिजनेसमैन क्या करता है? अपने लोकल बैंक के पास जाता है और इनसे बोलता है कि मुझे ब्राजीलियन कॉफी एक्सपोर्टर को पेमेंट करनी है, तो आप देख लो कि किस तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है ताकि मैं पेमेंट को ट्रांसफर कर सकूं, ठीक है। तो क्रेडिट इटालियानो क्या करता है? सिटी बैंक की तरफ अप्रोच करता है, किसके थ्रू? स्विफ्ट के थ्रू। अब ये स्विफ्ट क्या है अभी आगे डिस्कस करेंगे तब आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्रेडिटियो इटालियानो बेसिकली सिटी बैंक से क्या कहता है कि आप मेरा अकाउंट डेबिट कर लीजिए और जितना भी पेमेंट होना है ब्राजीलियन कॉफी एक्सपोर्टर को वो अमाउंट आप किसके? केमिकल बैंक के अकाउंट में क्रेडिट कर दीजिए, ठीक है। कौन कह रहा है? ये क्रेडिटो इटालियानो, जो कि क्या कौन है? लोकल बैंक है इटालियन बिजनेसमैन का, ठीक है। तो अब सिटी बैंक क्या करेगा? यहाँ पर क्रेडिटो इटालियानो का जो अकाउंट है उसको डेबिट करेगा और जितना भी पेमेंट प्रोवाइड करना है वो पेमेंट केमिकल बैंक के अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। अब ये किसके थ्रू होगा? चिप्स के थ्रू यहाँ पर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है कि चिप्स के थ्रू जो भी ट्रांसफर होता है वो फेड वायर के साथ होता है। मतलब फेड वायर एक तरह से कह सकते हैं जो यूएस का फेडरल बैंक है वो वायर ट्रांसफर टेक्निक को यूज करता है, ठीक है। अब वायर ट्रांसफर बेसिकली क्या होता है इसको समझ लीजिए। देखिए अगर नॉर्मल ट्रांसफर की बात करी जाए तो वो आपका फ्री तो होता है लेकिन इमीडिएट नहीं होता है, तुरंत ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट नहीं होती है। लेकिन वहीं अगर हम वायर ट्रांसफर की बात करें तो ये फ्री भी होता है और साथ में इमीडिएट भी होता है। यहाँ पर जो बैंक्स होते हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, तो आपका जो भी ट्रांजैक्शन है वो इलेक्ट्रॉनिकली किया जाता है और तुरंत ही वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शंस यहाँ पर इजीली परफॉर्म किए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? फेड वायर ट्रांसफर की। मतलब कि फेड मतलब क्या हुआ? फेडरल रिजर्व बैंक। और फेडरल रिजर्व बैंक कहाँ का है? यूएस का, ठीक है। तो यूएस में फेड वायर ट्रांसफर मेथड को यूज किया जाता है। इसके थ्रू जितना भी कैश रिसीव हो रहा है या जितना भी पेमेंट कर जा रहा है वो फेड वायर ट्रांसफर के थ्रू ही किया जाता है। इससे हेल्प ये होती है कि जितने भी इंडिविजुअल्स जिनके अकाउंट हैं
वो ईजिली सेम डे पर अपने ट्रांजैक्शंस को देख सकते हैं, चाहे वो पेमेंट हुआ हो चाहे उनको कैश रिसीव हुआ हो। ठीक है, सो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा कि चिप्स के थ्रू कैसे फंड्स को ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ पर सिटी बैंक क्या करेगा, फेड वायर के थ्रू जो केमिकल बैंक है उसके अकाउंट में क्या करेगा, अमाउंट को ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो अब अमाउंट केमिकल बैंक के अकाउंट में फेड वायर के थ्रू ट्रांसफर कर दिया गया है। अब ये केमिकल बैंक क्या करेगा, जो ब्राजीलियन एक्सपोर्टर का बैंक है दैट इज बैंको दो ब्राजील, इसके अकाउंट में उस पर्टिकुलर फंड को, उस पर्टिकुलर पेमेंट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, आई होप ये पूरा प्रोसेस क्लियर हुआ होगा। तो एक बार जल्दी से इसका रिकैप कर लेते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए, आपके दिमाग में ये बैठ जाए। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली एग्जाम्पल क्या लिया था कि एक इटालियन बिजनेसमैन है और उसे यूएस डॉलर्स में पेमेंट करनी है किसे, ब्राजीलियन कॉफी एक्सपोर्टर को। ठीक है, तो जो हमारा इटालियन बिजनेसमैन है ये क्या करता है, अपने लोकल बैंक के पास जाता है दैट इज क्रेडिटियो इटालियानो। ठीक है, और इनसे बोलता है कि मुझे पेमेंट करनी है डॉलर्स के अंदर। ठीक, अब ये बैंक क्या करता है, जाता है ये सिटी बैंक के पास और सिटी बैंक को बताता है कि जो मेरा कस्टमर है उसको यूएस डॉलर्स में पेमेंट करनी है। ठीक है, अब सिटी बैंक क्या करता है कि जो क्रेडिटियो इटालियानो है इसका जो अकाउंट है इसको डेबिट कर देता है, और जो केमिकल बैंक है जो कि चिप्स के अंडर जितने भी बैंक्स आते हैं, जैसे 12 प्राइवेट बैंक्स आते हैं तो उसके अंडर हो सकता है एक चिप्स भी एक बैंक, आपका केमिकल बैंक भी एक बैंक हो जो उसका मेंबर हो चिप्स का। ठीक है, उसको क्या करना है, इस अमाउंट को ट्रांसफर करना है। ठीक, अब ये ट्रांसफर किस तरीके से होगा, फेड वायर ट्रांसफर के थ्रू जो फंड्स है उन्हें ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक, तो सिटी बैंक ने क्या किया, क्रेडिटो इटालियानो का जो अकाउंट है उसको यहाँ पर डेबिट कर दिया और जो केमिकल बैंक का अकाउंट था उसे क्रेडिट कर दिया, उसके पास पेमेंट पहुंच गई। अब केमिकल बैंक क्या करेगा, जो ब्राजीलियन एक्सपोर्टर का बैंक है दैट इज बैंको दो ब्राजील, इसके अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट कर देगा और जो पेमेंट है वो इजिली ब्राजीलियन एक्सपोर्टर पास पहुंच जाएगी। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन बारे में, जिसको क्या कहा जाता है, स्विफ्ट कहा जाता है। ठीक है, सो स्विफ्ट इज अ मेंबर ओन्ड कोऑपरेटिव दैट प्रोवाइड सेफ एंड सिक्योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फॉर इट्स members. Established in 1973, Swift uses a standardized proprietary communication platform to facilitate the transmission of information about financial transactions. Financial institutions securely exchange this information, including payment instructions, among themselves. देखिए, नाम से इसको अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको इजी समझ में आ जाएगा कि ये स्विफ्ट एग्जैक्टली है क्या। यहाँ पर क्या लिखा है, टेली कम्युनिकेशन, मतलब यहाँ पर सिर्फ कम्युनिकेशन की बात हो रही है, कोई भी यहाँ पर फंड ट्रांसफर की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली स्विफ्ट का यहाँ पर जो रोल रहता है वो ये रहता है कि जितने भी बैंक्स हैं उनके बीच में जो भी पेमेंट्स हो रहे हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी कम्युनिकेशन है वो उसको ईजिली क्या करता है, ट्रांसफर करता है, उनको इन्फॉर्म करता है। यहाँ पर स्विफ्ट का मेजर यही मकसद होता है, यही फंक्शन होता है कि जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं ये एक सिक्योर्ड वे में हो पाए, इसीलिए स्विफ्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने भी क्या पढ़ा था कि जो आपका इटालियन बिजनेसमैन का जो लोकल बैंक है वो क्या करता है, सिटी बैंक को यहाँ इन्फॉर्म करता है। ठीक है, तो इन्फॉर्म किसके थ्रू कर रहा है, स्विफ्ट के थ्रू कर रहा है, और इन्फॉर्म स्विफ्ट के थ्रू इसीलिए किया जा रहा है, ये एक सिक्योर्ड वे है, यहाँ से जो हमारे जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक नहीं होगी और इजिली इन्फॉर्मेशन दूसरे बैंक तक यहाँ पहुंच जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्लियरली लिखा है, स्विफ्ट नीदर होल्ड्स फंड ऑन इट्स ओन नॉर मैनेजेस एक्सटर्नल क्लाइंट अकाउंट। तो यहाँ पर जो स्विफ्ट है वो कोई भी फंड्स को होल्ड नहीं करता है, ना ही अपने कोई क्लाइंट्स के अकाउंट को मैनेज करता है। लेकिन चिप्स में क्या था कि वो क्या था, बेसिकली एक पेमेंट सिस्टम था, और स्विफ्ट क्या है, आपका एक कम्युनिकेशन करने का सिर्फ जरिया है। यहाँ पर आप सिर्फ क्या करते हैं, बैंक टू बैंक कम्युनिकेट करते हैं। ठीक, so the cooperative began operating in 15 countries in 1973 and now operates in more than 200 countries, linking more than 11,000 financial institutions. ठीक है,
Swift is headquartered in Belgium and has offices in Australia, Austria, Brazil, China, France, Germany, Hong Kong, India। तो इन सब जगह पे Swift के क्या हैं, ऑफिसेज हैं। अब मुझे नहीं पता कि आप सबने ये चीज नोटिस की है या नहीं कि जिन भी बैंक्स में अगर आपके अकाउंट हैं और वो बैंक्स अगर आपके ऑफशोर भी अवेलेबल हैं तो उनके स्विफ्ट नंबर होते हैं। अगर आपने चेकबुक पे ध्यान दिया हो तो वहां पर स्विफ्ट लिखा रहता है और कोलन करके ऐसे नंबर दिया रहता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल बताऊं, अगर SBI का लेते हैं अगर हम यहाँ पर, तो SBI इंडिया में तो है लेकिन इसकी ऑफशोर ब्रांचेस भी अवेलेबल है, ठीक है। जैसे US में ऑपरेट कर रहा है ये, ठीक है, पेरिस में भी है, ढाका में भी है, बहरीन में भी है, सिडनी में भी है, ठीक है। तो काफी ऑफशोर ब्रांचेस SBI के अवेलेबल है। तो जब अगर हमें ट्रांजैक्शन करना है ऑफशोर ब्रांचेस के साथ तो हमें स्विफ्ट नंबर का पता होना जरूरी है, क्योंकि बिना स्विफ्ट नंबर के हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जिसको भी ये नहीं पता था, आई होप ये पता चल गया होगा। और जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है आप इसको सर्च करिएगा कि आपका जो बैंक है उसके ऑफशोर ब्रांचेस अवेलेबल है या नहीं, अगर हैं तो कहाँ कहाँ है। इससे क्या होगा कि आपके पास इंडिविजुअली एक अलग एग्जाम्पल होगा स्विफ्ट को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप रियल एग्जाम्पल्स लेके उसको डिफाइन करते हैं तो चीजें काफी अच्छी निकल के आती हैं और आपको याद भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपको हमेशा फिर याद भी रहता है, ठीक है। सो प्रायर टू स्विफ्ट द ओनली रिलायबल मीन्स ऑफ मैसेज कंफर्मेशन फॉर इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर वॉज टेलेक्स। तो स्विफ्ट से पहले क्या था, टेलेक्स था, ठीक है। हाउएवर अ रेंज ऑफ इश्यूज प्लैग्ड टेलेक्स इंक्लूडिंग लो स्पीड, सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड अ फ्री मैसेज फॉर्मेट। तो टेलेक्स को क्यों हटाया गया, क्योंकि इसकी स्पीड इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज्यादा सही नहीं था, और जो फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट में मैसेज ट्रांसफर करना है वो भी प्रॉपर नहीं था। इसलिए टेलेक्स को हटा के फिर स्विफ्ट को लाया गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि स्विफ्ट ट्रांजैक्शन के अंदर बेसिकली होता क्या है, ठीक है। ये चीज आपके बुक में नहीं दी है लेकिन यहाँ पे मैंने इसलिए इंक्लूड करी है ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आए कि ये होता क्या है। फिर आप चाहें तो अपनी बुक से पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक चीज यहाँ पे मैं क्लियर कर दे रही हूँ कि जितने भी यहाँ पर मैंने आपको नोट्स दिए हैं रिगार्डिंग चिप्स या फिर स्विफ्ट, ठीक, कुछ आपके बुक से हैं, कुछ मैंने इंटरनेट की हेल्प से निकाला है, ठीक है। तो मेरा सजेशन ये है कि पहले आप वीडियोस को देखिए, ओके, पीडीएफ्स को पढ़ लीजिए और उसके बाद अपना जो स्टडी मटेरियल है उसको पढ़िएगा। देखिए, आप में से बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम आपके सिर्फ नोट्स पढ़ लें, स्टडी मटेरियल ना पढ़े तो चल जाएगा। देखिए, चल जाएगा, लेकिन मैं यही कहूंगी कि स्टडी मटेरियल पढ़ेंगे तो कुछ चीजें नई आपको मिलेंगी। हो सकता है वो चीजें मैंने अपनी वीडियो में कवर ना करी हूँ या नहीं कर पाई हूँ, ठीक है, क्योंकि हर चीज लिखना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए मैं कहूंगी कि वीडियो देखिए, पीडीएफ को पढ़िए और उसके बाद अपने स्टडी मटेरियल को जरूर पढ़िए, उसको स्किप मत करिए, ठीक है। So Swift is a messaging network that financial institution use to securely transmit information and instructions through a standardized system of code। तो Swift क्या है, बेसिकली आपका एक कम्युनिकेशन नेटवर्क, एक मैसेजिंग नेटवर्क है जिसके थ्रू जितने भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। So Swift assigns each financial organization a unique code that has either 8 characters or 11 characters। तो अभी मैंने आपको बताया ना कि जो अगर आपने चेकबुक देखी है SBI की तो उस पे ऐसे लिखा रहता है स्विफ्ट और कोलन, ठीक है, और यहाँ पर दिया रहता है कोड, ठीक, कोड कह लें या फिर स्विफ्ट नंबर कह लें। तो ये यूनिक कोड होता है हर एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन का। अब ये डिपेंड करता है कि एक 8 कैरेक्टर का है या फिर वो 11 कैरेक्टर का है, ठीक है। The code is interchangeably called the bank identifier code। तो ये कोड दिया जाता है वो किस लिए, ताकि हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन से बैंक का कोड है, क्योंकि हर बार ये लिखना कि SBI का है, बैंक ऑफ बड़ौदा का है, ये पॉसिबल नहीं होता। इसलिए इनको क्या कर दिया जाता है, कोड्स के थ्रू डिफाइन किया जाता है, ठीक। स्विफ्ट कोड दैट इज स्विफ्ट ID और ISO 9362 कोड, ठीक। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया है कि इटालियन बैंक यूनिक्रेडिट बैंक का हेडक्वार्टर्ड इन मिलान, ठीक है। तो इट हैज 8 कैरेक्टर स्विफ्ट कोड। अब देखिए 8 कैरेक्टर स्विफ्ट कोड है ये। अब देखिए ये दिया है स्विफ्ट कोड इस पर्टिकुलर बैंक का, ठीक है। अब इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है ये देखिए, यहाँ पे लिखा है UNCR, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया,
ये हो गया हमारा बैंक का कोड, देखो UNCR, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा कंट्री का कोड IT, ये क्या है, इटली, क्योंकि मिलान कहाँ पड़ता है, इटली में। और MM यहाँ पे मिलान के लिए लिखा हुआ है, दैट इज आपका लोकेशन कोड, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है, क्योंकि ये 8 कैरेक्टर्स का है तो इसमें क्या क्या चीजें मेंशन है। सबसे पहले तो आपका हो गया बैंक का कोड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंट्री का कोड, कि किस कंट्री का बैंक है, ठीक। और लास्ट है आपका लोकेशन कोड, की पर्टिकुलर कंट्री में किस लोकेशन पर ये बैंक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 8 कैरेक्टर का स्विफ्ट कोड, ठीक। अब देखिए यहाँ पर प्रॉपर्ली डिफाइन भी किया गया है कि फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स जो हैं हमारे वो हैं इंस्टीट्यूट कोड, दैट इज UNCR फॉर यूनिक क्रेडिट बैंक का, ठीक। नेक्स्ट 2 कैरेक्टर्स थे कंट्री कोड, दैट इज IT फॉर कंट्री इटली। और नेक्स्ट 2 कैरेक्टर्स थे हमारे लोकेशन या सिटी कोड, दैट इज फॉर मिलान, ठीक। अब जो लास्ट 3 कैरेक्टर्स है जो कि ऑप्शनल, क्योंकि मैंने पढ़ाया आपको कि 8 या 11 कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो लास्ट के 3 कैरेक्टर्स हैं वो ऑप्शनल होते हैं, बट ऑर्गेनाइजेशंस यूज इट टू असाइन कोड्स टू इंडिविजुअल ब्रांचेस। तो लास्ट का जो 3 कोड होगा वो इंडिविजुअल ब्रांच का कोड होगा, ठीक है। अब देखिए, चाहे आप वो एग्जाम्पल से समझा दें और चाहे आप इस तरीके से अगर रिप्रेजेंट कर देंगे तो पेपर में काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी इफेक्टिव भी रहेगा और एग्जामिनर को भी क्लियर रहेगा कि आपने अच्छी तरीके से इसको स्टडी किया है, क्योंकि आपकी बुक में इतना ज़्यादा डिटेल तरीके से मेंशन नहीं किया है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बार बार यही बोलूँगी कि वीडियोस को देखिए, PDF को पढ़िए, क्योंकि PDF मैं ऑलरेडी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देती हूँ। अगर किसी ने नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, इग्नू स्क्वायर टाइम में नीचे आप देख भी रहे होंगे, यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है, ठीक है। सारी जितनी भी PDFs है सब फ्री हैं, सबको पढ़िए अच्छे से और उसके बाद अपना स्टडी मटेरियल ज़रूर पढ़िए। स्टडी मटेरियल को स्किप मत करिए, क्योंकि क्या होता है कि पेपर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, ठीक है। और जो स्टेटमेंट होती है वो ऑब्वियस सी बात है आपकी स्टडी मटेरियल से आएगी, तो जब तक आप स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ेंगे उस स्टेटमेंट को आप समझ नहीं पाएंगे और फिर जो भी आप आंसर लिखेंगे उसको प्रॉपर्ली जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये कह रही हूँ कि अपना जो स्टडी मटेरियल है उसको अच्छे से पढ़िए, ठीक। तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और हम डिस्कस करेंगे लोन सिंडिकेशन के बारे में, कि लोन सिंडिकेशन होता क्या है, किस तरीके से उसका प्रोसेस काम करता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी, क्योंकि एग्जाम में प्रोसेस भी पूछा गया है, लोन सिंडिकेशन क्या होता है ये भी पूछा गया है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में उसको पूरा डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर मैं इसी पर्टिकुलर वीडियो में उसको ऐड कर देती तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाती और वो पूरा कवर भी नहीं हो पाता, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। अपने फीडबैक्स भी दीजिएगा कि वीडियोस कैसी लग रही हैं और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो बिल्कुल बताइएगा। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।